अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जजेस के हवाले से जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके मतलब जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, हियरिंग हुई है, उस पर बात करेंगे। फिर एक जर्नैल इमरान खान साहब की सुलह कराने मैदान में उतरे हैं, उस स्टोरी के बारे में बताएंगे। फवाद चौधरी साहब मैदान में आए हैं, इस पर बात होगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा इमरान खान साहब के साथ मिले हैं, पेशावर में एक जलसा करने जा रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक हियरिंग थी, जिस पर कहा जा रहा था कि फुल बेंच इसको सुनेगा। जस्टिस फायद ईसा साहब ने इस पर आगाज़ में बताया कि जजेस अवेलेबल नहीं होते, उन्हें डिफरेंट शहरों में जाके हियरिंग्स करनी होती है। इस वजह से जो जज इस्लामाबाद में मौजूद होंगे वो इस केस को सुनेंगे। 6 जजेस ने सुना। याहिया अफरीदी इस केस से अलहदा हो गए, उन्होंने अपने आप को कता तल्लुक कर लिया इस बेंच से। अब ये 6 जजेस रह गए हैं, जस्टिस फायद ईसा इसको सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो मुझे लगी वो अतर मिनल्ला और फायद ईसा साहब के दरमियान जो नज़र आया कि एक डिवीज़न है, उस पर बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक स्टैंड लिया, वो भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करूँगा थोड़ी सी। अब अतर मिनल्ला साहब बाबर सत्तार के बारे में, उनके दायरे बाबर सत्तार को लाने वाले अतर मिनल्ला साहब ही हैं। बाबर सत्तार नो, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बड़े अच्छे प्रोफेशनल एक वकील थे। 40-40 लाख उनकी तनख्वाहें एक केस का वो लेते थे। जज बन के तो उन्होंने जलालत ही कमाई है इनकी। ये मैं पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ, इनकी ये जो ग्रीन कार्ड आया है ये पहले से डिक्लेयर है, ये पहले से मौजूद था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी पता था। तो एज सच कानूनी तौर पे देखा जाए तो इसमें कोई कदर नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन ये मीडिया ट्रायल के लिए यूज़ हो रहा है, उनकी शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। इखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए, उनको वापस कर देनी चाहिए। इफ़ ही इज़ ए पाकिस्तानी नेशनल, ही वांट्स टू स्टे इन पाकिस्तान, तो उनको पाकिस्तान में रह के अपनी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अब जस्टिस बाबर सत्तार का उन्होंने बड़ा अच्छा दफा किया, और अतर मिनल्ला की टोन से भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और वो फुल सपोर्ट में, मूड में बैठे हैं कि हो। लेकिन उसके बरक्स जस्टिस फायद ईसा ने जितना अच्छा आज दफा किया इस्टेब्लिशमेंट को, इससे अच्छा वकील उनको कोई मिल नहीं सकता, वकील भी नहीं कर सकता जितना जस्टिस फायद ईसा ने इस केस को रिप्रेजेंट किया। बैरूनी मुदाखलत का जिक्र तो हुआ कि ISI स्पेशल एजेंसीज गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। जो जस्टिस फायद ईसा साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा जो अंदरूनी मुदाखलत होती है उसका जिक्र कौन करेगा। किसी सिविल जज को जाके धमकाना, उसका फ़ोन उसके मुंह पे मारना, ये भी अंदरूनी मुदाखलत है। JIT बनाना और अपनी मर्जी के बंदे लगाना, ये भी अंदरूनी मुदाखलत है। और फिर एक सेशन कोर्ट के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठाना, ये भी अंदरूनी मुदाखलत है। किस केस का फैसला आज करना है और सुनना है, किस केस को किस बेंच में लगाना है, और किस केस को 15 साल बाद जाकर सुनना है, किसका फैसला कब करना है, ये भी अंदरूनी मुदाखलत। तो जस्टिस फायद ईसा ने जो जजों के अंदर से जो मुदाखलत होती है उसको उन्होंने नंगा किया। ये बड़ी अच्छी उन्होंने टू दी पॉइंट बातें की। जस्टिस अतर मिनल्ला जो बातें करते रहे वो अपनी जगह ठीक थी। बदूनी मुदाखलत कब नहीं हुई, तब भी हुई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस सिद्दीकी के साथ नहीं खड़े हुए, वो भी मुदाखलत ही थी, अंदरूनी मुदाखलत। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कोई जज उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तब ये वाक्य भी आपके, तब आप किधर थे, तब आपका स्टांस किधर था ये वाला कि बैरूनी मुदाखलत होती है। और जस्टिस मुसर्रत अली ने ये बड़ी अच्छी बात की इस हेयरिंग में कि अगर कोई जज प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता ना, तो वो छोड़ दे ये सीट। फिर उसको जज की कुर्सी में रहने का कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर बाख्तियार नहीं है,
وہ کمزور ہے، وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ تو مداخلت تو ہر دفعہ ہر دور میں ہوئی ہے اور یہ ہوتی بھی رہے گی. میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ڈینائل نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ رہا ہے، پچھلے دوار میں بھی رہا ہے، اب بھی ہوگا، لیکن جج نے فیس نہیں دیکھنا ہوتا، کیس دیکھنا ہوتا، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا. اب جسٹس عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کی اگر باتیں کریں، یہ جو عمرانیت پسند جج گزرے ہیں، انہوں نے تو اپنی فیملی کا پریشر نہیں برداشت کیا. ان کے تو گھر سے بہت زیادہ پریشر تھا. جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی آڈیو لیکس آئی، جسٹس ثاقب نثار کی فیملی سپورٹ کرتی رہی. پھر جس طرح جسٹس اعجاز الحسن عدلیہ سے دوڑ گئے، جو کہ آنے والے دور میں چیف جسٹس تھے، اور وہ بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے وہ؟ اس کا سوال تو کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلے گا وہ کیوں بھاگ گئے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا اندرونی رول بھی ہے جس کے اندر ایک جوڈیشل ایک پولیٹکس بھی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ اور عمر عطا بندیال جب دونوں سپریم کورٹ میں تھے تو ایک ڈویژن تھی. جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ وہ ہم خیال نہیں تھے جج. ہمیشہ عمر عطا بندیال ہم خیال کا ایک ٹولہ تھا جو سارے کیسز پولیٹیکل سنتا تھا. تو یہ اندرونی دباؤ ہے، اس میں بیرونی دباؤ نہیں ہے. اور میں نے یہ پہلے بھی یہ بات کیا، آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا آج کے ولاگ میں بھی، کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک سمجھی جاتی تھی ایک طاقت ہے جو حکمرانوں کو لاتی اور نکالتی ہے. 2017 میں ایک ڈیفرنٹ تجربہ کیا گیا جس میں عدلیہ کو بھی بیچ میں ملایا گیا، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی، اور جس نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اب وہ عدلیہ سپیس مانگ رہی ہے. وہ عمرانیت پسند جو جج اس دور میں آئے جنہوں نے سپورٹ کیا، وہ عمران خان صاحب کو اس وقت سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو وہ سپورٹ مل نہیں رہی. اب وہ اپنا ایک حصہ، اپنا ایک سمجھ لیں ایک پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں کہ ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں. کہ دو داروں کی لڑائی ہے اصل میں. اب آج کے سارے کیس جتنی آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کی باٹم لائن میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے موڈ سے لگ رہا ہے کہ سرزنش ہوگی تھوڑی سی. جسٹس فائز عیسیٰ نے ڈینائل کیا کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور جب میں چیف جسٹس تھا اور میرے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ کیس آیا تھا فیض آباد دھرنے کا، میں نے کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں برداشت کی. میں نے اس کو بھگتا، برداشت کیا، لیکن میں نے میرٹ پہ کیس کا فیصلہ کیا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مداخلت نہیں ہوئی جب میں پشاور ہائی کورٹ میں تھی. اس طرح باقی چیف جسٹس نے جو منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے دور میں بھی کوئی مداخلت نہیں تھی. تو اب بات آپ نے کارروائی کرنی کس کے خلاف ہے؟ شکایت آپ پورے ادارے کے اوپر لگا رہے ہیں، یہاں تو انڈیویجولس کے اوپر لگائیں. وہ کردار ننگے کریں جنہوں نے مداخلت کی، جنہوں نے پریشر ڈالا، جنہوں نے کیمرے لگائے، جنہوں نے ان کے بہنوئی کو گواہ کیا ان ججز کے، اور جنہوں نے بلٹس مارے ان کے گھروں کے باہر. تو پھر تو سزا ہو سکتی ہے. ایز اے ادارہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے، سرزنش ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ نے، جو میں نے آپ کو کہا تھا میں شروع میں بڑی ایک سخت بات کی کہ ایک جوڈیشل ریفارمز بنائے اداروں کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو ٹیکل کرنا، اس پر کوئی ریفارمز ہونے چاہیے. اب پھر دوبارہ وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ اور طرح کے جج ہیں، مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے، ان کی طریقہ کار اور ہے کام کرنے کا. فائز عیسیٰ کا آلریڈی ایک ذہنی ہم آہنگی کہہ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہے، وہ چل رہے ہیں اور بہترین چل رہی ہے. تو جب تک یہ جسٹس فائز اور جنرل عاصم منیر صاحب رہیں گے، یہ سسٹم کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی کسی بھی طرف سے، کیونکہ یہ دونوں سٹیک ہولڈر اس وقت بنے ہوئے ہیں. تو عمران خان کے جو حامی جج ہیں وہ اس وقت ڈسکمفرٹیبل ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں مل رہی، ان کا اس طرح اثر و رسوخ یوز نہیں ہو رہا. تو یہ لڑائی اس وجہ سے یہ چل رہی ہے کلپش. اور ہوپ فلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کو بڑے خوش اسلوبی سے حل کریں گے. میری پریڈکشن ہے کہ اس کیس کو
ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा, सर्जनिश की जाएगी, हाई कोर्ट्स के जजेस को कहा जाएगा कि आप बाख्तियार हैं, आपके ऊपर कोई दबाव डालता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले। इसी तरह सिविल हाई कोर्ट्स और जो सेशन कोर्ट्स के जज हैं उनको भी बाख्तियार बनाया जाएगा। बहरहाल इनमें करप्शन मौजूद है, जजेस के अपने अंदर भी एहतसाब लाने, जजेस को अकाउंटेबल करने का कोई कानून मौजूद नहीं है सच। ये जितने जज आज तक करप्शन में निकाले गए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने करप्शन की है तो वो निकले। जस्टिस मुजाहिर नकवी और इन जैसे और जजेस जो गए हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा करप्शन में वो बहुत आगे निकल गए थे, इसलिए उनको वो खुद ही निकल गए हैं, चले गए। अदरवाइज जजेस के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको अपने अंदर भी कोई इस तरह का कोई निज़ाम लाना चाहिए जिससे एक जज जो उनसा वो जज हो सके कि वाकई वो कानून के मुताबिक फैसले करे। जज का फैसला बताता है कि वो कितना इंसाफ पसंद जज है। तो सोच से कहना पड़ता है इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह जजों की अपॉइंटमेंट हुई और फिर जिस तरह के फैसले आते रहे और मनपसंद फैसले करवाए गए, व्हाट्सएप पे ये बेंच बनते थे, उससे जजेस का जुडिशरी सिस्टम बड़ा तबाह हुआ। जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसको और अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। जो अच्छे जज हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, पॉलिटिकल जज नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा स्क्रूटनी का तरीका होना चाहिए कि एक जज अगर बने तो उसके सारी माजी के और कर फैसले देखने चाहिए कि वो कितना इंसाफ पसंद, फिर उसको जज बनाना चाहिए। बहरहाल ये आगे आगे बेहतरी आएगी, लेकिन इस केस में जस्टिस फायद ईसा साहब लग रहा है कि इसको वेल लेफ्ट करेंगे। आज की जो दूसरी खबर है, इमरान खान साहब का एक हमायती जर्नैल है अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और वो लेटर भी मंजर आम पे आ गया जो मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने 3 निकात दिए। जनरल लोधी साहब ये साबका डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं और ये ओपनली इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। ये कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ, इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली जो इस वक्त विक्टिमाइज है वो पीटीआई है, तो उन्हीं की वो बात करें कि उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट और उनको बैठ के बात करनी चाहिए। पहला पॉइंट उनका है कि फ़ौज के बारे में जो नफ़रत है इसको ख़त्म करना चाहिए, किसी भी तरफ से हो रही, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इस पर मुत्तफिक हूँ। दूसरा पॉइंट उनका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए और बैठना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तीसरा उनका पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल केसेस बने हैं 9 मई के हवाले से या और, वो ख़त्म होने चाहिए और जो जेन्युइन केसेस हैं उनको अदालतों पे छोड़ना चाहिए कि अदालतें फैसला करें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब ये 3 पॉइंट्स लेके ये फिर तो रहे हैं मार्केट में, क्या ये इन्होंने कभी इमरान खान साहब से भी जाकर पूछा है कि वो कभी फौज के ऊपर लान तान ख़त्म करेंगे? क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? क्या इमरान खान साहब जनरल लोधी साहब को गारंटी दे सकते हैं कि वो बाहर आके कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे? तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ, नहीं। इमरान खान साहब किसी चीज़ पे एग्री नहीं होंगे। ये जो फौज को ये 3 पॉइंट्स लेके ये जा रहे हैं ना जिनके पास बार बार कि इन 3 पॉइंट्स पे मुज़ाकरात किए जाएं, ये इमरान खान साहब ने खुद नहीं मानने। इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, उसमें 3 लोग हैं, अली मीन गंडापुर है, शिबली फराज है और उमर अयूब है। इनसे बातचीत करें, वो बार बार इनको पॉइंट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि मैंने बंदे रखे हैं, प्लीज़ आके इनसे बात करें। अब इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि इमरान खान साहब से कोई बात करे। अनफॉर्चुनेटली जो मुश्किल मरला था वो गुजर गया जब इमरान खान साहब खत लिख रहे थे आईएमएफ को, जब इमरान खान साहब अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर रहे थे और जो वहाँ पे इनके कांग्रेस के जो सेनेटर थे उनसे बातचीत कर रहे थे, पैसा दे रहे थे कि पाकिस्तान पे दबाव डालें, जो बाइडन को प्रेशराइज कर रहे थे वहाँ पे इनके लॉबिंग के फर्म के लोग कि इस हुकूमत को ना माने। तो इमरान खान साहब अपना जोर लगा चुके हैं, जनरल लोधी साहब और जो सपोर्टर जो इमरान खान के चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे बातचीत करे, तब इस्टेब्लिशमेंट ने मुकाबला किया। वो मौका था, अगर वो प्रेशर
ले लेते तो इमरान खान साहब से आके बात कर लेते। अब वो टाइम गुजर गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज 73,000 से ऊपर चली गई है स्टॉक मार्केट में, 100 इंडेक्स। इकोनॉमी पॉजिटिव वे की तरफ जा रही है। इकोनॉमी के जो मालियाती इंटरनेशनल अदारे हैं वो कह रहे हैं महंगाई कम होगी। पाकिस्तान में स्टेबल हुकूमत आ गई है इस वक्त, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आने लगी है। चाइना CPEC 2 देने लगा पाकिस्तान को। तो अब वो हालात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट अब आके इमरान खान साहब से बात करे, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए इमरान खान साहब चीखें मार रहे हैं कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और मेरे से कोई रब्ता ही नहीं कर रहा। तो खान साहब रब्ता करना भी नहीं है, सॉरी टू से। मैं आज बता देता हूँ, अगर तो मुल्क के हालात ख़राब होते तो फिर शायद वड्डे चौधरी साहब आ जाते आपके पास कि इमरान खान साहब आप ही को हल बताएं, मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें। यार कोई आप बड़ा पंगा करें 9 मई जैसा को कामयाब, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक दे कि आपने पहले भी हमारे झंडे पाड़े हैं, अब ना पाड़े, हमारे पहले भी आगे लाएं, अब ना लाएं। तो कोशिश इमरान खान साहब कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ हैं, वो 9 मई को जलसा कर रहे हैं पेशावर में। तो कोशिश इस तरह की चल सकती है अगर आप प्रेशर डाल लें। फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो इस वक्त थल्ले नहीं लगे हुए, वो उनका हाथ इस वक्त ऊपर है और वो किसी भी किस्म की पोजीशन में नहीं है कि इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है। बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है। अब इमरान खान साहब तरले कर रहे हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, ना उनको ज़रूरत है, उनको ना इमरान खान साहब की ज़रूरत है। जब ज़रूरत थी तब धरने भी होते थे, तब पूरी सपोर्ट भी मिलती थी और तब आपको इजाज़तनामे भी मिलते थे। अब आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की, और ना आपको कोई मुंह लगा रहा है, आपको इसी चीज़ का गुस्सा है। और आप यही अब बैठे सोच रहे हैं अब मैंने पता नहीं वाकई नेल्सन मंडेला की तरह 27 साल जेल में तो नहीं रहना। और आपके सपोर्टर भी परेशान है, वो डट के खड़ा है, कप्तान डटा रहा है, भागा नहीं, डरा नहीं, और वो तरले कर रहा है इधर मुज़ाकरात करो। खुदा का खौफ करे इमरान खान साहब, आपका यूथिया मर जाएगा अगर आप जिस तरह के तरले कर रहे हैं। प्लीज़ इस तरह ना करें, आपका यूथिया डीमोरलाइज होता है, वो जवाब नहीं दे सकता आपकी इन बातों का। आज की जो तीसरी खबर है, फवाद चौधरी साहब फिर दोबारा एक्टिव हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी PTI से गया ही नहीं था, मैं तो, उन्होंने एक ट्वीट की थी सिर्फ कि मैं फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ और मेरा PTI से कोई तल्लक नहीं है। 9 मई को उन्होंने कंडेम किया। अब वो ब्रेक, पता नहीं उन्होंने वो गाड़ी वाली ब्रेक की बात की थी कि वो हैंड ब्रेक लगाई थी, अब वो ब्रेक नीचे करके दोबारा अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तो इमरान खान साहब से दोबारा मिलने के लिए तैयार हूँ। अब उधर से कबूलियत होगी तो फवाद चौधरी साहब फिर यस है। एक फवाद चौधरी साहब ने जिस दिन इमरान खान साहब के पास जाना, इनके खिलाफ एक 2-4 केस रेडी हैं, तो वो फिर खुल जाने हैं। आगे आप 50 लाख का यकीन करें, एक छोटा सा केस था, वो भुगत के आए हैं 3 महीने 4। तो फवाद चौधरी साहब को किसी पार्टी ने तो लेना कोई नहीं है। अब वो समझ रहे हैं कि शायद अब हालात, इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त गुजर गया, इलेक्शन भी हो गया, PTI की पॉपुलैरिटी भी है और मेरे अब फिर दोबारा चांस बन जाएंगे। और जिस तरह की स्पेस इस वक्त मौजूद है PTI में, कोई प्रोमिनेंट बंदा है नहीं जो PTI को डिफेंड कर सके, ज़्यादातर तो वकील हैं। और इमरान खान साहब काका पीर बने हुए, हर एक को कह रहे हैं जा तुझे जो मांग रहा है उसको वो दे रहे हैं। मरवत साहब को 4 दफ़ा दे चुके हैं PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप, हामिद रज़ा को भी दे चुके हैं। इस तरह अब बनना मरवत साहब ने भी नहीं है। बेशक इमरान खान ये नाम दे दें, गवर्नमेंट इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इस कमेटी की हेयरिंग्स और कमेटी के इजलास हों कि मरवत साहब अकेले ना बैठे हों। अगर वो बन गए तो कोई मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं होगा मरवत साहब के साथ। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मरवत साहब बने, बेशक इमरान खान साहब नाम दे दें, खुश हो जाएं, ये फैसला भी कर लें, लेकिन गवर्नमेंट ने बनाना अपनी मर्जी का ही है, बनेगा अपोजिशन से। नूर आलम साहब का नाम मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं उस पर कायम हूँ कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अब 9 मई के
प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं 9 मई को जो हुआ, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो ये मौलाना साहब की बारगेनिंग है। गवर्नरशिप का रोला पड़ा हुआ है, नून लीग अपना ही गवर्नर लाना चाहती है और मौलाना साहब गवर्नर के लिए डील करेंगे। मेरी ये प्रडिक्शन है और लग ऐसे रहा है कि मौलाना गवर्नरशिप पे और 2-4 चेयरमैनशिप पे ये मामला रफा दफा कर लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी जो आज़ाद उम्मीदवार बन के आए हैं, फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी अंदिया दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट को चाहिए मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात शुरू करे। तो ग्रीन सिग्नल दोनों तरफ से है। अब जिस दिन ये बैठक लगनी है, कुछ ले और कुछ दे की पॉलिसी से ये बयानिया भी चलता बनना। तो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले दिनों तकरीर भी पार्लियामेंट में की, बड़ी एग्रेसिव तकरीर थी उनकी, उन्होंने इलेक्शन को नहीं माना। अब ये वही इमरान खान साहब है जिनको मौलाना साहब कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है, इनके साथ बात नहीं हो सकती और यहूदी है ये, इनको बहुत बहुत कुछ कहा इमरान खान साहब के। अब वो दोनों भाई भाई बन गए हैं। तो सियासत बड़ी बेरहम है, इस पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज की डेट तक कर रहा हूँ, कल क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि सियासत बड़ी बेरहम है, इसका आप कुछ नहीं कह सकते। देखना ये आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होगी वो किस तरफ जाती हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।